जैसा कि हम लोग अपने पुराने वीडियोज़ में देख चुके हैं कि शनि ग्रह का क्या कंडीशन हुआ है सभी लग्न वाइज़ और उसका क्या एक तरह से सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और कहाँ पे बैठ के वो आपके लिए राजयोग कारक ग्रह बनता है और कहाँ पे वो अकारक स्थिति लेके आता है। और उसी अनुसार आपको अपने कर्म में थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। हम बात करना चाहेंगे आपको मंगल दोष के बारे में और पितृ दोष के बारे में, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, तो आप उसको समझ नहीं पाएँगे। तो जैसे बेसिक नॉलेज में क्या है कि अभी मैं बताऊँ आपको चर राशि के बारे में, दो स्वभाव राशि के बारे में, स्थिर राशि के बारे में, तो आप समझ नहीं पाएँगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात करूँगा अगर अग्नि तत्व राशि है, ये जल तत्व राशि है, ये वायु तत्व राशि है या ये जो है पृथ्वी तत्व राशि है, तो आप समझ नहीं पाएँगे मैं कैसे बात कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरी है समझना कि एस्ट्रोलॉजी में ये क्या है। क्योंकि अभी जब हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ टाइप का इंसान है, कोई भी चीज़ ठान लेता है वो करके ही मानता है। तो एक ही सेकंड में आप सिर्फ लग्न कुंडली में देख लें लग्नेश की स्थिति क्या है। अगर वो स्थिर राशि में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या, कि वो आदमी बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ है। मतलब वो आदमी कुछ ठान लिया तो करेगा। अगर वो दो स्वभाव राशि में है, दो स्वभाव का मतलब क्या है कि वो चर भी है और स्थिर भी है। अब चर और स्थिर का क्या कहानी है, कैसे आप एक ही में समझ पाएंगे दो स्वभाव राशि में बैठा हुआ तो जैसा आपको पता है कि एक डिग्री जो है राशि की 0 to 30 डिग्री होती है। 0 से 30 अंश तक का आपका एक राशि होती है। तो अगर 0 से 15 डिग्री तक का अगर उसका जो डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्थिर में है। और 15 डिग्री टू 30 डिग्री जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो जो है आपका चर राशि में है। तो बात करते हैं, पहले बात तो हम 12 राशियों को आपको एक रूपरेखा दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ये पहले बात हमने काल पुरुष की लग्न चार्ट लिया है, क्योंकि 1 नंबर से मेष शुरू होता है। ये काल पुरुष की इनिशियल स्टार्ट जो माना जाता है, इसी से माना जाता है। तो 1 नंबर राशि को मेष बोल दिया जाता है। 2 नंबर को वृषभ, 3 नंबर, आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप न्यूज़पेपर में राशिफल पढ़ते हैं तो एक सीरियल से मिलता है ना आपको, मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, ऐसे करके कर्क, ऐसे सीरियल से मिलता है। तो एक बार आप ध्यान रखिए, यहाँ पे 1 नंबर है मेष, नंबर 2 वृषभ का आता है, नंबर 3 मिथुन का आता है, नंबर 4 कर्क का आता है, नंबर 5 सिंह का आता है, नंबर 6 कन्या आता है, 7 तुला आता है, 8 वृश्चिक होता है, 9 धनु होता है, 10 मकर होता है, 11 कुंभ होता है, 12 मीन होता है। तो ये आपकी राशियां हैं। अब इसमें देखिए कौन सी अग्नि तत्व राशि है। जैसे आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे कौन सा रत्न धारण करना है, तो लोग ऐसे देख के बता देंगे आपको कि ये रत्न पहन लीजिए, भाग्येश का रत्न बता देंगे आपको, मान लीजिए बोल देंगे कि अष्टमेश का नहीं पहनना, भाग्येश का पहन लीजिए, या जो है लग्नेश का पहन लीजिए, पंचमेश का पहन लीजिए। तो बहुत आसान बताना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको रत्न सूट करे। क्यों नहीं सूट करेगा? वो जरूरी जानना ये है कि आपका जो वो भाग्येश बैठा हुआ है, वो भाग्येश किस भाव, मतलब किस राशि में बैठा हुआ है। क्या वो अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है, वायु तत्व में बैठा हुआ है, पृथ्वी तत्व में बैठा हुआ है, जल तत्व में बैठा हुआ है। तो अगर मान लीजिए वो आपकी अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है, तो अग्नि तत्व में बैठने का मतलब ये हो गया कि आपको रत्न नहीं पहनना है। रत्न का मतलब क्या है, जो पृथ्वी गर्भ, पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाला चीज है, उसी से। मान लीजिए जो मोती पहनता है आदमी, है ना, पुखराज पहनता है, माणिक्य पहनता है, तो हर चीज का सोर्स जो होता है वो पृथ्वी होती है। तो जब वो पृथ्वी तत्व राशि में बैठता है, लग्नेश हो जाए, भाग्येश हो जाए, पंचमेश हो जाए, तो हम बात करेंगे कि हाँ आपको ये रत्न सूट करेगा। लेकिन अगर कहीं वो अग्नि तत्व में बैठा हुआ है, भाग्येश, पंचमेश या लग्नेश आपका, और आपको मैंने बोल दिया या किसी ने आपको प्रेफर कर दिया कि आप जो है रत्न धारण करिए, तो लाभ तो करेगा, लाभ करेगा, क्योंकि वो भाग्येश है, पंचमेश है, लग्नेश है, करेगा वो लाभ, निश्चित रूप से लाभ करेगा। लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा लाभ रहेगा कि आप उन बीज मंत्रों के द्वारा हवन करें या उनका उपाय करें पूजा पद्धति के द्वारा, जो अग्नि के थ्रू पहुंचता हो। क्योंकि सीधे सीधे वो अग्नि तत्व में है। अगर वहीं जल तत्व में बैठा हुआ हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जल तत्व में आपको उसी ग्रह से अगर दिक्कत हो रही है तो कहेंगे नहीं, जल में जैसे होता नहीं, शनि के उपाय के रूप में, राहु के उपाय के रूप में बताया था ना कि कोयले को या कोयले राख को आप जल में प्रभावित करिए। सूर्य के बताया था तांबे के सिक्के को प्रभावित करिए। तो वहां पे थॉट क्या है? जल तत्व है। जल तत्व इन द सेंस पानी है, ठीक है, जल है। अब जल का संबंध है तो मतलब हमें प्रवाहित करना, कहाँ पे? नदी में ना, ठहरे हुए पानी में नहीं, जल में प्रवाहित करना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है हमारे इन्हीं राशियों से कि वो कब जल तत्व है, कब वायु तत्व है, कब पृथ्वी तत्व है। तो इसको समझना जरूरी है। तो हम एक बात करते हैं उस पर। अब देखिए जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि को बोलते हैं क्या? अग्नि तत्व राशि है। वृषभ जो है आपका, ये पृथ्वी तत्व राशि है। और फिर ये जो 3 नंबर आपका मिथुन मिथुन का राशि है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका अग्नि तत्व हो गया, ये आपका पृथ्वी तत्व हो गया, ये आपका वायु तत्व हो गया, ये आपका जल तत्व हो गया।
बहुत ही आसान है समझने के लिए। मेष जो होता है वो आपका अग्नि तत्व है। नंबर 2 वृषभ आ गया, ये आपका पृथ्वी तत्व है। नंबर 3 आपका मिथुन, ये आपका वायु तत्व है। नंबर 4 आपका जल तत्व है। अब इसी में 1 में अगर आप 3 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आप 1 में 4 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 1 5 9, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब जो ये ट्रायंगल बन रहा है, मैं आपको समझा दूं। जो ये ट्रायंगल बन रहा है देखिएगा, 1 5 और 9 का ये ट्रायंगल आपको मिल रहा है ना। तो ये जो ट्रायंगल है ये अग्नि तत्व का मिल रहा है। 1 में 4 ऐड किया, आपका 5 आ गया। तो 5 अग्नि तत्व है, 1 अग्नि तत्व है, 5 अग्नि तत्व। 5 में हमने 4 ऐड किया, क्या आ गया? 9 आ गया। इतना आसानी से समझाएगा नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं, एकदम रटने की जरूरत नहीं है। बस एक को याद कर लीजिए आप, एक को समझेंगे पूरा। बहुत ही बताया हूं ना कि मैं जब एस्ट्रोलॉजी को बताऊंगा तो ऐसा बताऊंगा कि आपको बहुत कुछ नहीं रटने। ये मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि कोई भाई कॉन्सेप्ट समझने आपसे रिसर्च करेंगे तो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। देखिए कितना आसानी से समझ में आ रहा है। तो एक नंबर सिर्फ आपने समझ लीजिए, एक नंबर को याद कर लीजिए। इतना तो याद करना आसान है, आप बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत कुछ याद किए अपने जीवन में। तो एक नंबर से याद कर लीजिए, एक नंबर से अग्नि शुरू हो रही है। तो जब एक नंबर पे अग्नि हो गया बस उसमें 4 ऐड करना है। 5 नंबर आ गया, अब 5 नंबर भी अग्नि हो गया। अब 5 नंबर क्या आपका सिंह हो गया। अब फिर 5 में 4 ऐड कर लिया, 9 आ गया धनु। अब ये भी आपका हो गया अग्नि तत्व। तो एक चीज क्लियर हो गया कि आपका मेष, सिंह और धनु ये तीनों अग्नि तत्व राशि हैं, ये कंफर्म हो गया। बात करते हैं पृथ्वी तत्व पे। देखिए कितना आसान है। वृषभ, वही सेम कॉन्सेप्ट, 4 ऐड करना है। तो 2 में 4 गया, कितना आ गया? 6 आ गया। 6 आपका क्या है? कन्या है। तो मतलब 2 और 6 ये भी, ये क्या आपका बन रहा है? ये भी बन रहा है आपका पृथ्वी तत्व राशि बन रहा है। अब 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 नंबर ये हो गया। तो मतलब 2 6 एंड 10, दीज 3 जो राशियां आ रही है, तीनों राशियां आ रही है, ये क्या क्या हो रही है? ये आपकी पृथ्वी तत्व राशियां हो रही है। आ जाइए तीसरे नंबर पे। तीसरा मैंने बताया था ना इनिशियल स्टेट में कि ये क्या है? ये वायु तत्व राशि है। तो इसमें क्या करना है आपको? बस 4 ऐड करना है। मैंने बताया ना आपको 4 ऐड करना है। तो 4 एंड 3 ऐड करने क्या आएगा? आपका 7 आ जाएगा। तो ये 7 क्या हो जाएगा आपका? ये मैंने बताया वायु तत्व, तो ये भी वायु तत्व। अब 7 में प्लस 4 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान समझना है आपको। 3 में 4 ऐड किया, 7 आया। तो 7 आपका वायु तत्व हो गया। 7 में 4 ऐड किया, 11 कुंभ आ गया। तो ये भी आपका हो गया। अब देखिए इससे अभी तक आप क्या समझ पाए कि मेष, सिंह और धनु ये 3 आपकी अग्नि तत्व हो गई। वृषभ, कन्या और मकर ये आपकी 3 जो हो गई वो पृथ्वी तत्व हो गई। वायु तत्व के लिए क्या हो गया? मिथुन, तुला और कुंभ ये आपकी जो 3 राशियां हैं वो क्या हो गई? जल तत्व, सॉरी ये वायु तत्व हो गई। अब बात करते हैं 4 जल तत्व पे। जल तत्व का 4 नंबर है। 4 क्या आप करके है? 4 में 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 8 वृश्चिक। 8 में 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? मीन। तो कहने मतलब क्या है? 4 8 और 12 मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन ये जो 3 राशियां हैं ये आपकी क्या हो गई? जल तत्व राशि हो गई। तो अब ये अब मैं आपको लिख के क्या बताऊं, समझ में तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको याद करना है 4। याद क्या करना है आपको? 4, एक मेष का, एक वृषभ का, एक मिथुन का और एक कर्क का। ये चारों से याद कर लीजिए। एक आपका पहले बता दिया, एक अग्नि तत्व है, दूसरा आपका क्या है? पृथ्वी तत्व है, तीसरा क्या है? वायु तत्व है, चौथा क्या है? जल तत्व है। 4 याद हो जाएगा। हर एक में 4 ऐड करेंगे, आपको अगला एक सीक्वेंस मिलता चला जाएगा। तो कहने का मतलब जो ये 12 राशियां हैं, हर राशि जैसे बोलता है क्षिति जल पावक गगन शरीरा और पंच तत्व से बने शरीर, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे इन राशियों के द्वारा ही पूरा निर्माण है। अब ये राशियां 4 मतलब टोटल 12 हैं, 12 दिखती हैं, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो 4 भाग में बांटी गई है। 4 भाग में बांटी गई है। पहला अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर वायु, फिर जल। ठीक है, तो ये आपका 4 कॉन्सेप्ट है इसमें। बात करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, ये चर राशि का, फिर स्थिर राशि का, फिर द्विस्वभाव राशि का। अभी मैंने इनिशियल आपको बताया था चर, स्थिर, द्विस्वभाव। अब देखिए चर में क्या है? चर का मतलब क्या है कि वो आदमी वेरिएबल है। वेरिएबल जब कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो चर और स्थिर का बात होता है। स्थिर माने कांस्टेंट, जो स्थिर है, और चर का मतलब क्या है? जो एक बार चर है मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। और द्विस्वभाव का मतलब क्या है? कि वो चर भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है माहौल और समय पे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें चर। अब देखिए यहाँ पे अभी जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट बताया वो 12 टोटल 12 खाने हैं, 12 राशियां हैं, तो इनको हमने 4 में डिवाइड किया। तो मतलब क्या है कि ऐसे 4 4 मतलब
तीन तीन राशियां मिलेंगी, जो तीन होंगी जल तत्व होंगी, तीन अग्नि तत्व होंगी, तीन वायु तत्व होंगी और तीन आपकी क्या होंगी अग्नि तत्व। मतलब ये चार तीन तीन में बटा हुआ है। तो अब की बार क्या होगा कि अब की बार चूंकि तीन ही है, चर स्थिर द्विस्वभाव और टोटल 12 है, तो इसके मतलब जो चर राशि आएंगी वो 4 आएंगी। चर स्थिर स्थिर कितनी आएंगी? 4 आएंगी। और द्विस्वभाव कितनी आएंगी? 4 आएंगी। तो इसको भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी समझ होता है। इसमें जो पहला नंबर मेष है वो आपका चर है, जो वृषभ है वो आपका स्थिर है, और जो मिथुन है वो आपका द्विस्वभाव है। फिर से देख लीजिएगा, एक नंबर जो आपका मेष है वो क्या है? आपका चर है। नंबर 2 जो आपका है वो क्या है? स्थिर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्थिर है। नंबर 3 जो आपका है वो क्या है? द्विस्वभाव है। ठीक है, अब देखिए एक में फिर 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। फिर 4 में 3 ऐड कर देंगे 7, और 7 में फिर 3 ऐड कर देंगे आ जाएगा 10 10। तो कहने मतलब क्या? 1 4 7 एंड 10 दीज आर, जो ये चारों आ रहा है, ये चारों क्या हो जाएगा? चर राशि हो जाएगा। ठीक है, मतलब कर सकते हैं कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कालपुरुष कुंडली में जो केंद्र के भाव होते हैं वो क्या होते हैं? चर भाव होते हैं। देखिए इसको तो बहुत याद भी नहीं करना आपको, मतलब 1 4 7 10 ये जो भाव हो गए वो आपके चर हो गए। अब बात करते हैं स्थिर के लिए। 2 2, अब 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, मतलब 2 5 8 11 ये जो भाव का बन रहा है ये क्या हो गया? ये आपका स्थिर हो गया। द्विस्वभाव देख लीजिए, 3 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 6, 6 में 3 ऐड किया कितना जाएगा? 9, 9 में 3 ऐड किया क्या होगा? 11, नहीं सॉरी 9 में 3 ऐड किया हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब क्या? 3 6 9 और 12 ये जो तीन मिलके आ रहा है ये आपका दो स्वभाव राशि आ गया। और दो स्वभाव में एक कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था शुरू से कि 0 to 30 डिग्री पूरा राशि होता है। 0 to 30 डिग्री पूरी राशि होती है। तो अब यहां पे अगर कोई द्विस्वभाव राशि हो गया तो कैसे जानेंगे कि वो स्थिर है या चर है? तो अगर 0 डिग्री से 15 डिग्री तक के बीच में है तब तो वो स्थिर हो गया, और अगर वो 15 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में तब वो क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। मैं कोशिश किया हूं बहुत आसानी से समझाने का कि कब कोई राशि द्विस्वभाव में भी स्थिर हो सकती है, कब चर हो सकती है, और कब वो कौन सी राशि चर है, कौन स्थिर है और कौन द्विस्वभाव राशि है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आपने तत्व को समझ लिया है, ये समझ लिया है। अब एक बात करते हैं ग्रहों का कि कौन सा, जैसे मान लीजिए एक नंबर से लेके टोटल 12 राशियां हैं, टोटल 12 राशियां। एक बार मैं इसको हल्का सा साफ कर दे रहा हूं। टोटल मान लीजिए 12 राशियां हैं। ठीक है, अब देखिए अब कौन सी राशि का कौन सा स्वामी है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक नंबर पे अगर मेष है, मैंने बताया था ना मेष, तो मेष का राशि स्वामी क्या होता है? मंगल। ये याद करने की जरूरत है, ये मतलब समझने की जरूरत है। और मंगल जो है दो राशियों को फॉलो करता है, मतलब उनका प्रतिनिधित्व करता है, एक तो मेष को और दूसरा किसको? वृश्चिक को। 1 नंबर और 8 नंबर इन दोनों राशियों को, मतलब मेष को और वृश्चिक को जो रेगुलेट करता है, जो अपना प्रतिनिधित्व देता है वो मंगल है। फिर नंबर 2 और नंबर 7 ये हो गया आपका क्या? वृषभ, और ये आपका हो गया तुला। इसको जो मॉनिटर करता है वो कौन है? आपका शुक्र। अभी मैं समझाऊंगा कभी कि क्या है 2 नंबर और 7 नंबर को ही तुला ही रेगुलेट करता है, क्या है 1 नंबर और 8 नंबर को, मतलब ऐसा क्यों कारण है, क्या कारण है कि 1 नंबर और 8 नंबर को जो है मेष मंगल ही रेगुलेट करता है? इसके पीछे तथ्य छुपा हुआ है। ठीक है, 10 नंबर को शनि क्यों ही रेगुलेट करता है, 11 नंबर को क्यों ही शनि रेगुलेट करता है, क्यों कोई और ग्रह नहीं रेगुलेट करता है, क्यों सूर्य को ही ग्रहों का राजा बोला जाता है, क्यों नहीं बृहस्पति राजा बन जाता? तो हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है छुपा हुआ, ऐसे नहीं है कि ज्योतिष ऐसे ही है, मतलब बोल दिया गया तो हो गया। हर चीज के पीछे तर्क है और उस तर्क के पीछे कोई फैक्ट है, और मैं उसी फैक्ट पे बात करता हूं। तो 1 नंबर और 8 नंबर मेष और वृश्चिक को कौन रेगुलेट करता है? मंगल रेगुलेट करता है। 2 नंबर मतलब वृषभ और 7 नंबर मतलब तुला, इसको भी कौन रेगुलेट करता है? शुक्र करता है। बात करते हैं 3 और 6, 3 नंबर को और 6 नंबर को, मतलब क्या? ये हो गया आपका क्या? मिथुन, और ये आपका हो गया कन्या। इसको रेगुलेट करता है बुध। इसका जो ग्रह स्वामी होता है वो बुध होता है। ठीक है, 3 को और 6 को। अब आपका बचा चंद्रमा, कर्क। कर्क को रेगुलेट करता है चंद्रमा।
फिर 5 नंबर राशि बची, इसका रिलेट करता है सूर्य। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 बचा आपका। 9 हो गया आपका धनु, इसको रिलेट करता है गुरु। 10वीं नंबर राशि होती है मकर, इसको रिलेट करता है शनि। 11 नंबर को रिलेट करता है शनि। 12 नंबर को फिर रिलेट करता है बृहस्पति। ये हो गया मीन। तो एक बार फिर से क्रम बता दें। मेष, मेष को रिलेट करता है मंगल। वृषभ नंबर 2 की राशि है, ये मेष हो गया। नंबर 2 की राशि वृषभ है, वृषभ को रिलेट करता है शुक्र। नंबर 3 की राशि मिथुन आएगी तृतीय भाव में, उसको रिलेट करेगा बुध। नंबर 4 की राशि आती है कर्क, उसको रिलेट करेगा चंद्रमा। नंबर 5 की राशि सिंह। देखिए ध्यान रखिएगा, 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि को रिलेट करते हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य। चंद्रमा कर्क को रिलेट करता है और सूर्य जो है सिंह को रिलेट करता है। बाकी सारे ग्रह 2-2 घरों को रेगुलेट करते हैं, मतलब 2-2 राशियों को रेगुलेट करते हैं, मतलब उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 4 नंबर कर्क, कर्क को रिलेट करेगा चंद्रमा। 5 नंबर है सूर्य सिंह, और उसको रिलेट करने वाला ग्रह है सूर्य। 6 नंबर मिथुन को रिलेट करने वाला ग्रह मैंने बताया था जो है बुध है। तो 6 नंबर कन्या, कन्या को भी रिलेट कौन करेगा बुध। 7 नंबर तुला, मैंने बताया था वृषभ को रिलेट करने वाला शुक्र है, तो तुला को भी रिलेट कौन कर रहा है शुक्र। 8 नंबर मेष वाला मंगल, वृश्चिक को रिलेट करेगा। 9वां धनु, तो धनु को गुरु रिलेट करेगा। 10वां मकर, मकर को शनि। 11वां कुंभ, कुंभ को शनि। फिर 12 नंबर मीन, मीन को भी करेगा बृहस्पति। तो ये एक बेसिक नॉलेज है ग्रहों का कि कौन सा ग्रह। हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में आज ही एक पोस्ट कर देंगे लिख के कि कौन सा ग्रह किसको रिलेट करता है, कौन सा अग्नि तत्व में है, कौन सा पृथ्वी तत्व। तो आप वहां पे चाहेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है आपको याद ना हो पाए। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये ग्रहों का कॉन्सेप्ट है कि कौन सी राशि का कौन सा ग्रह प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं मित्र और शत्रु राशियों का, कि मित्र और शत्रु एक ही दिन में मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है। टफ इन द सेंस ऐसे रटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे पूरा इसको क्लीन करने वाला कुछ है भाई, एक बार मैं आपको इसको थोड़ा बताना पड़ेगा। अभी मैं ऐसे अगर आपको समझाऊं तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बताऊंगा कि कैसे मित्र राशियां और शत्रु राशियां आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका मेष है, मंगल है। अब मंगल के लिए मित्र और शत्रु के लिए क्या है, एक तो मान लीजिए ट्रायंगल पे जो बन के आ रहा है वो आपकी मित्र राशियां होनी है, पंचमेश और नवमेश, ये उसकी मित्र राशियां। अभी ऐसे मैं समझाऊं कि मंगल का मित्र जो है सूर्य और बृहस्पति है, तो ऐसे समझ नहीं पाएंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट में, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। हर ग्रहों का मैं ऐसा नहीं बता दूंगा आपको, हर ग्रह का कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि ऐसे ये मित्र राशियां हैं। देखिए पंचम भाव और नवम भाव, ये दोनों भाव त्रिकोण है। जैसे त्रिकोण तो ये भी है, केंद्र भाव भी है। मैंने बताया ना ये ट्रायंगल आप 1 से लेके 159 को मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ये पूर्ण त्रिकोण बनता है, 159 का एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो 1 जो है ये सेंटर पॉइंट भी है और ट्रायंगल का एक पॉइंट बन रहा है, एक सिरा है। जैसे आप त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें 3 सिरा होता है। जैसे ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें 3 शीर्ष होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो एक शीर्ष इसका 1 नंबर हो गया, एक शीर्ष इसका 5 नंबर हो गया, एक शीर्ष इसका 9 नंबर हो गया। तो जो इसकी मित्र राशियां मन की वो एक 5 और एक 9, ठीक है। तो 5 का ग्रह कौन है, सूर्य है। 9 का कौन है, बृहस्पति। तो कहने का मतलब जो इसकी परम मित्र राशियां हो गई वो सूर्य हो गया और क्या हो गया आपका बृहस्पति हो गया। तो ऐसे ही हर ग्रह का कॉन्सेप्ट है कि कौन उसका परम मित्र हो गया। और एक चीज आप समझ लीजिए कि एक तो होता है मित्र, एक होता है शत्रु, ठीक है, मित्र शत्रु, और एक होता है समिश्रति, ठीक है। तो मान लीजिए मित्र मित्र मिलेंगे, अभी जब हम अगले वीडियो में बात करेंगे नैसर्गिक मित्रता और पंचधा मैत्री की, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मित्र मित्र मिलेंगे, जैसे नहीं होता था कि मैथमेटिक्स में हमने बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ कि एडिशन को ऐड करते हैं, प्लस प्लस मतलब ऐड होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस प्लस फिर माइनस होता है। तो इसी तरह से अगर मित्र मित्र मिल रहे हैं तो क्या होगा, मित्र होगा, ठीक है। मित्र और सम मिलते हैं तो भी मित्र होगा, ठीक है। शत्रु और सम मिलेंगे तो क्या होगा, शत्रु होगा। शत्रु शत्रु मिलेंगे तो अशत्रु हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में बात करेंगे मित्र और शत्रु का, कौन सा मित्र है कौन सा शत्रु है। लेकिन उसके पहले एक चर्चा मैं और कर दूं, क्योंकि अगली वीडियोस में जब मैं मांगलिक दोष और पितृ दोष की बात करूंगा तो वहां पे षष्टम अष्टम और बारहवें का बार बार आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा ये भाव जाना जरूरी है। थोड़ा ब्लैक ये व्हाइट बोर्ड गंदा जरूर हो गया, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा।
ये आपका प्रथम भाव है, ये आपका द्वितीय भाव है, ये आपका तृतीय भाव है, ये आपका चतुर्थ भाव है, ये आपका पंचम भाव है, ये षष्ठ, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नौवां, ये दशम, ये एकादश, ये द्वादश। टोटल आपका ये 11 भाव है। फिर से देखिएगा, ये आपका प्रथम फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। टोटल 12 हाउसेज, टोटल 12th हाउसेज में जो डिवाइडेशन है हमारे लग्न का वो ये है। ठीक है, आपके कुंडली में हो सकता है कि यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिखा हो, 2 की जगह पे हो सकता है 5 लिखा हो, एनी डिजिट 1 to 12 कोई भी डिजिट आ सकती है। बस वहां पे समझने की जरूरत ये है कि अगर वहां पे आपका 5 नंबर लिखा हुआ हो तो यहाँ पे निश्चित रूप से कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ 4, यहाँ पे 6 है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से समझने की जरूरत है। और किसी के पास आपको भाग के आप नहीं जाएंगे, अपनी कुंडली में ही बहुत बेसिक थॉट अपने ऐसे जान जाएंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, अपने आप समझ सकते हैं। किसी के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसा आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो अगर आपका यहाँ पे 5 नंबर है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप सिंह लग्न के हैं। 5 नंबर की जो राशि आती है वहां पे लिखा हुआ 5, इसका मतलब क्या है कि आप सिंह लग्न के हैं। तो इसका मतलब क्या, अब सिंह मतलब समझ लीजिए वही शेर, सिंह मतलब वही सूर्य राजा। तो इसका मतलब क्या, आप एक तो हो गया कि जो मैंने अभी बताया था कि कौन सा तत्व है, तो ये जान लीजिए अग्नि तत्व राशि है। तो मतलब क्या, आपके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, ऊर्जा भरी हुई है आपके अंदर, बस समझने की जरूरत है। और आपका जो राशि का स्वामी है, जो लग्न का स्वामी है, वो कौन हो गया, सूर्य हो गया। ऐसे ही 6 नंबर आ गया तो उसका मतलब क्या है कि आप कन्या राशि का, जो कन्या लग्न है, राशि नहीं कन्या लग्न है, तो इसका मतलब क्या, आपके जो लग्न के स्वामी है वो बुध हो गए। ठीक है, तो ऐसे कहने का मतलब है कि आपका जो यहाँ डिजिट बन के आ रही है यहाँ पे, वो आपका लग्न बन गया। और मान लीजिए चंद्रमा, इत्तेफाकन नहीं, मैं इसी बढ़ रहा हूँ आगे, मान लीजिए चंद्रमा आपके इस घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ 5, 6, 7, 8, यहाँ 8 नंबर आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या, चंद्रमा जहाँ एक बार मैंने चर्चा किया था लग्न का और राशि का, तो चंद्रमा जहां बैठा हुआ है वो आपकी राशि हो गई, जन्म राशि हो गई। तो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ इसका मतलब क्या हो गया, आप वृश्चिक राशि के हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या समझ में आ रहा है कि आप सिंह लग्न के हैं और वृश्चिक राशि के हैं। तो जो राशि फल आप डेली वाला कभी कोई देखता है या समझता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप वृश्चिक राशि के हैं और आप सिंह लग्न के हैं। ठीक है, तो आप अपने बर्थ चार्ट में जो लग्न चार्ट है वहां से चंद्रमा की स्थिति देख के आप अपने जन्म राशि को समझ सकते हैं और यहाँ पे लिखी हुई डिजिट को आप समझ सकते हैं कि वो आपका लग्न कैसा है। आने वाली वीडियो में जब हम आपको बता देंगे कि चंद्रमा किसका मित्र है, किसका शत्रु है, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपका जो राशि स्वामी है वो लग्नेश का मित्र है कि नहीं मित्र है। और अगर वहीं राशि का स्वामी और लग्न का स्वामी दोनों मित्र हो जाते हैं तो फिर कुंडली बहुत बढ़िया मानी जाती है कि लग्नेश और राशि दोनों मित्र हो गए। और अगर कहीं राशि का स्वामी शत्रु हो गया, लग्नेश दोनों आपस में शत्रु हो गए, तो फिर वो कुंडली थोड़ी नेगेटिविटी उसमें आ जाती है, तो वहीं सुधार की जरूरत पड़ती है। तो आने वाली वीडियोस में हम अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे ज्योतिष का, कि बेसिक तो मैंने शुरू कर दिया है, बहुत ही बेसिक, शायद आपको समझ में आया होगा। आज मैंने बहुत बड़ी चर्चा की है और बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ पाए हैं कि चर राशि क्या है, द्विस्वभाव राशि क्या है, स्थिर राशि क्या है। तत्व में आप समझ पाए हैं कि कौन सा अग्नि तत्व राशि है, कौन सा वायु तत्व है, कौन सा पृथ्वी तत्व है, कौन सा जल तत्व है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया है और ये आप समझ पाएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मित्र और शत्रु राशि का, और उसी दिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको मांगलिक दोष पे चर्चा करेंगे। और जो मांगलिक दोष की चर्चा की जाएगी उसका निवारण और जो भ्रांतियां, उस पर चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे, क्योंकि ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा अवरोध है, बड़ी दिक्कतें हैं मांगलिक दोष की। तो उसको अगर एक वीडियो में हम 20 मिनट या 30 मिनट में खत्म करेंगे तो वो उतना सार्थक नहीं होगा। तो थोड़ा वो 1 और 2 वीडियोस को कवर किया जाएगा उन सब वीडियोस को लेके। तो होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो और आप ज्योतिष को समझिए और मेरे साथ बने रहिए। आप अगर बने रहेंगे तो अपने आप को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, और इधर उधर जो चक्कर लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, खुद ही अपनी कुंडली को समझ पाएंगे क्या कमियां रह गई। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जून के बाद हम लोग कुंडली पे विवेचना प्रारंभ करेंगे, तो जून तक आप वेट करिए। आपको नंबर हमारे स्क्रीन पे या आपको दे दिया जाएगा, चाहे वो हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे मिले आपको नंबर, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे परामर्श करवाएंगे या बाई फोन परामर्श करवाएंगे या टेक्स्ट मैसेज, मतलब बाई ईमेल, कैसे भी करने के लिए मैंने आपको जून से लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो जब तक ये चीज़ नहीं हो पा रहा है तब तक आप खुद से ही अपने आप को प्रमाणित करें, समझें और निरंतर प्रयासरत रहें। जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें यथोचित प्रयास करते रहें। बाकी
आपकी शुभेच्छा के साथ खूब प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए। जय श्री राम।